नमस्कार। आज हम निर्माण की दुनिया में थोड़ा और गहराई में जा रहे हैं। खास तौर पे दो बहुत ही बुनियादी चीज़ों पर बात करेंगे। एग्रीगेट मतलब गिट्टी, रेत और ईंटें। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ इंजीनियरिंग नोट्स और जानकारी है और आज कोशिश रहेगी कि इन मटेरियल्स के जो सबसे ज़रूरी गुण हैं और उन्हें कैसे मतलब बांटा जाता है उसे समझें। बिल्कुल, ये चीज़ें दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती हैं, पर किसी भी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, उसकी मजबूती, वो कितनी टिकेगी, ये सब इन्हीं पर निर्भर करता है। सही बात है। तो आज इन्हीं बारीकियों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इनके विज्ञान को। शुरू करते हैं एग्रीगेट से। पिछली बार हमने साइज, टेक्सचर, ग्रेडिंग वगैरह देखा था। अब आते हैं इनके मैकेनिकल गुणों पर। सबसे पहले मजबूती, स्ट्रेंथ। कंक्रीट की मजबूती के लिए ये कितना जरूरी है? अरे बहुत ज्यादा। एग्रीगेट ही तो कंक्रीट का स्केलेटन है, ढांचा है। तो जाहिर है एग्रीगेट जितना मजबूत होगा, कंक्रीट भी उतना ही मजबूत बनेगा। अच्छा। और इसे मापने के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट या एसीवी टेस्ट। एसीवी टेस्ट, ये कैसे होता है? इसके लिए IS कोड 2386 पार्ट 4 में तरीका दिया है। हम एक खास साइज का एग्रीगेट सैंपल लेते हैं, वो जो 12.5 mm छलनी से पास हो जाए और 10 mm पर रुक जाए। ठीक है। इस सैंपल पर धीरे धीरे मतलब कंट्रोल तरीके से लोड बढ़ाया जाता है, ऐसा कि 10 मिनट में कुल 40 टन का लोड लग जाए। 40 टन? ओके, फिर? लोड लगने के बाद सैंपल को 2.36 mm की छलनी से छाना जाता है। अच्छा, तो जो कण उस छलनी से निकल गए उनका क्या मतलब हुआ? हाँ, वही अहम है। जो एग्रीगेट क्रश होकर मतलब टूटकर 2.36 mm से पास हो गया, मान लीजिए उसका वजन B है। और जो हमने शुरू में सैंपल लिया था उसका वजन था A। तो ACV निकालते ऐसे, ACV = B/A × 100। ये प्रतिशत में आता है। अच्छा, तो ये टूटे हुए हिस्से का परसेंटेज है? बिल्कुल। और मजे की बात यह है, जैसा आपने शुरू में पूछा था, कि ACV और मजबूती में उल्टा रिश्ता है। उल्टा मतलब जितनी ज्यादा ACV वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा मटेरियल टूटा, यानी एग्रीगेट उतना ही कमजोर है। कम ACV का मतलब है मजबूत एग्रीगेट। समझ गया। कम ACV बेहतर है। तो इसकी कोई लिमिट्स वगैरह हैं? मतलब कब तक ठीक है? हाँ, IS कोड बताता है। जैसे आम कंक्रीट के काम है, छत, कॉलम वगैरह, उनके लिए ACV 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 45%, ओके। लेकिन जहां घिसाव ज्यादा होना है, जैसे सड़क की ऊपरी सतह या फैक्ट्री का फर्श, वहां ज्यादा मजबूत एग्रीगेट चाहिए। तो वहां ACV 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो पहनने वाली सतहों के लिए ज्यादा सख्ती है। ठीक है। अब अगला गुण कठोरता, हार्डनेस। ये मजबूती से कैसे अलग हुई? देखिए, मजबूती थी लोड सहने की क्षमता। कठोरता है घिसाव या रगड़ सहने की क्षमता, वियर एंड टेयर। ओके। सोचिए, सड़क की सतह पर गाड़ियों के टायर लगातार रगड़ खाते हैं। वहां एग्रीगेट का कठोर होना बहुत जरूरी है, वरना सड़क जल्दी घिस जाएगी। हाँ बिल्कुल। डोरी टेस्ट, और सबसे ज्यादा जो भारत में चलता है वो है लॉस एंजलिस अब्रेजन टेस्ट। लॉस एंजलिस टेस्ट, इसमें क्या होता है? इस टेस्ट में एग्रीगेट सैंपल को स्टील की बॉल्स के साथ एक घूमने वाले ड्रम में डालते हैं। स्टील बॉल्स के साथ? हाँ। जब ड्रम घूमता है तो ये बॉल्स एग्रीगेट से टकराती हैं, रगड़ती हैं, जिससे एग्रीगेट घिसता है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती घिसाया जाता है? हाँ, एक तरह से। टेस्ट के बाद सैंपल को छाना जाता है। यहाँ छलनी का साइज अलग है, ध्यान दीजिएगा, 1.7 mm की छलनी। ओके, 1.7 mm। फिर वही देखते हैं कि कितना मटेरियल घिसकर या टूटकर इस 1.7 mm छलनी से पास हो गया। तो यहाँ भी वैसी वैल्यू निकलेगी? हाँ, इसे कहते हैं एग्रीगेट अब्रेशन वैल्यू या AAV। फॉर्मूला भी वैसा ही है। AAV = घिसे हुए मटेरियल का वजन, ओरिजिनल वजन × 100। और रिश्ता यहाँ भी उल्टा? बिल्कुल। कठोरता और AAV में भी उल्टा संबंध है। जितनी ज्यादा AAV मतलब एग्रीगेट उतना ज्यादा घिसा, यानी उतना ही कम कठोर है। चट्टानों की कठोरता के लिए एक पुराना अनुभवव्यंजक फॉर्मूला भी है। कठोरता = 20 वजन में कमी, (3) कहते हैं अच्छी चट्टान की कठोरता 17 से ऊपर और खराब की 14 से कम होती है। खैर, ये बस एक अंदाजा है। ठीक है, तो AAV की स्वीकार्य सीमाएं क्या हैं? आम कंक्रीट के लिए AAV 50% तक चल सकती है। 50%? ये तो काफी ज्यादा लगता है ACV के मुकाबले। हाँ, थोड़ी ज्यादा छूट है यहाँ। लेकिन फिर वही बात, पहनने वाली सतहों के लिए जहाँ घिसाव रोकना जरूरी है,
वहाँ AAV 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ACV और AAV दोनों की लिमिट पहनने वाली सतहों के लिए 30% है। ओके, ये याद रखने वाली बात है। सड़क वगैरह के लिए 30%। अच्छा, अगला गुण है साउंडनेस, टिकाऊपन। इसका क्या मतलब है? साउंडनेस का मतलब है एग्रीगेट की मौसम को झेलने की क्षमता, खासकर बार बार गीला सूखा होना या ठंड में जमना पिघलना, फ्रॉस्ट एक्शन या फिर केमिकल अटैक जैसे सल्फेट वगैरह का असर। अच्छा। अगर एग्रीगेट अनसाउंड है तो वो वक्त के साथ अंदर से कमजोर हो सकता है, टूट सकता है, भले ही शुरू में मजबूत लगे। इससे कंक्रीट की उम्र कम हो जाती है। तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं? मौसम का असर लैब में कैसे देखते हैं? इसके लिए एक खास टेस्ट है। एग्रीगेट सैंपल को बार बार लगभग 10 साइकिल तक सोडियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट के घोल में डुबोते हैं, फिर ओवन में सुखाते हैं। डुबोना और सुखाना बार बार। हाँ, ये प्रक्रिया असल में मौसम के असर को तेजी से सिमुलेट करती है। टेस्ट के बाद देखते हैं कि इस प्रक्रिया से एग्रीगेट के वजन में कितनी कमी आई। और इसकी क्या लिमिट है? फाइन एग्रीगेट यानी रेत के लिए अगर सोडियम सल्फेट इस्तेमाल किया है तो वजन में कमी 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर मैग्नीशियम सल्फेट, जो थोड़ा ज्यादा हार्श है, इस्तेमाल किया है तो 15% से ज्यादा नहीं। और गिट्टी के लिए? कोर्स एग्रीगेट यानी गिट्टी के लिए लिमिट थोड़ी ज्यादा है। सोडियम सल्फेट के साथ 12% और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ 18% से ज्यादा वजन कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या एग्रीगेट में कोई ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो सीधे सीधे नुकसानदायक हो, मतलब अशुद्धियां? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। इन्हें हम हानिकारक पदार्थ या डिलिटीरियस मटेरियल्स कहते हैं। जैसे क्या क्या हो सकता है? जैसे कोयला या लिग्नाइट के टुकड़े, मिट्टी के ढेले जो पानी में घुल जाएं, बहुत बारीक कण जैसे 75 माइक्रोन छलनी से भी महीन सिल्ट या क्ले, ओके। नरम पत्थर के टुकड़े, शेल यानी वो परतदार पत्थर, ये सब चीजें कंक्रीट की मजबूती घटा सकती हैं या सीमेंट के साथ बॉन्डिंग कमजोर कर सकती हैं या कंक्रीट का वॉल्यूम चेंज कर सकती हैं। इसलिए IS कोड में इन सब की भी अधिकतम मात्रा तय की गई है, जो बहुत कम होती है, अक्सर 1 से 5% के बीच। सही है। तो साफ सुथरा एग्रीगेट होना जरूरी है। अच्छा, एक और गुण बचा है, टफनेस। ये मजबूती या कठोरता से अलग कैसे है? टफनेस का मतलब है अचानक पड़ने वाले झटके या इम्पैक्ट लोड को सहने की क्षमता। इम्पैक्ट लोड जैसे मान लीजिए सड़क पर कोई भारी औजार गिर गया या किसी गड्ढे में गाड़ी का पहिया जोर से टकराया, ये अचानक लगने वाला लोड है। एग्रीगेट कितना इस झटके को झेल सकता है बिना टूटे, उसकी टफनेस है। अच्छा, इसे कैसे नापते हैं? इसके लिए है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट यानी AIV टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? हथौड़े से मारते हैं क्या? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें एग्रीगेट के एक तय सैंपल पर एक स्टैंडर्ड वजन का हथौड़ा 14 किलो का होता है। उसे एक निश्चित ऊंचाई से 38 सेंटीमीटर से 15 बार गिराया जाता है। 15 बार, ठीक है। फिर वही सैंपल को 2.36 mm की छलनी से छानते हैं और देखते हैं कि कितना प्रतिशत मटेरियल टूटकर पास हो गया। AIV = पास हुए मटेरियल का वजन कुल वजन × 100। और यहाँ भी रिश्ता उल्टा ही होगा। बिल्कुल। टफनेस और AIV में भी उल्टा संबंध है। जितनी ज्यादा AIV मतलब उतना ज्यादा एग्रीगेट टूटा, यानी उतना ही कम टफ है। और इसकी सीमाएं? इनसे ज्यादा नहीं। तो ACV, AAV, AIV तीनों में पहनने वाली सतहों के लिए लिमिट 30% है। बस AV की सामान्य लिमिट 50% है, बाकी दोनों की 45%। ये याद रखना होगा। एकदम सही। अच्छा, हमने पहले जब सीमेंट की बात की थी तो उसमें एल्कली का जिक्र आया था, सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड। बिल्कुल। क्या इसका एग्रीगेट से भी कोई कनेक्शन है? हाँ, और ये बहुत जरूरी सवाल है। एक बहुत गंभीर समस्या हो सकती है जिसे कहते हैं एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन या AAR। इसे कभी-कभी मजाक में कंक्रीट का कैंसर भी कह देते हैं। कंक्रीट का कैंसर? अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक फैलने वाली रिएक्शन है जो कंक्रीट के अंदर ही अंदर होती है और उसे कमजोर करती जाती है। इसमें एक तरह का जेल बनता है। जेल? हाँ, सिलिका जेल। ये जेल नमी सोखकर फूलता है और कंक्रीट के अंदरूनी हिस्से में दबाव डालता है। इससे महीन दरारें पड़ने लगती हैं जो वक्त के साथ बढ़ती हैं और कंक्रीट खराब हो जाता है। बाप रे, ये होता क्यों है? क्या हर एग्रीगेट में ये खतरा रहता है? नहीं, हर एग्रीगेट में नहीं। ARR होने के लिए 4 चीजों का एक साथ मिलना जरूरी है। 4 चीजें? कौन सी? पहला,
एग्रीगेट में प्रतिक्रियाशील या रिएक्टिव सिलिका या कार्बोनेट होना चाहिए। कुछ खास तरह के पत्थर जैसे चर्ट, ओपल या कुछ लाइमस्टोन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, तो एग्रीगेट का प्रकार। दूसरा, सीमेंट में अल्कली की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, मतलब Na2O और K2O का टोटल। आमतौर पर 0.6% से ज्यादा अल्कली को ज्यादा माना जाता है। ठीक है। तीसरा, नमी। पानी की जरूरत होती है इस रिएक्शन के लिए। अगर कंक्रीट बिल्कुल सूखा रहे तो रिएक्शन नहीं होगा या बहुत धीमा होगा। और चौथा, सही तापमान। ये रिएक्शन 10 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच सबसे तेज होता है। तो इनमें से एक भी चीज ना हो तो ARS से बच सकते हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसे रोकने के तरीके भी इन्हीं 4 चीजों को कंट्रोल करने पर आधारित हैं। क्या तरीके? सबसे अच्छा तो यही है कि आप ऐसा एग्रीगेट इस्तेमाल करें जो रिएक्टिव ना हो। लैब में टेस्ट करके पता चल जाता है। और अगर रिएक्टिव एग्रीगेट ही इस्तेमाल करना पड़े तो फिर आप कम एल्कली वाला सीमेंट इस्तेमाल करें या फिर सीमेंट में कुछ पोज़ोलाना मटेरियल मिलाएं। पोज़ोलाना जैसे फ्लाई ऐश, सिलिका फ्यूम या स्लैग। या आप सीधे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट PSC इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोज़ोलाना खुद एल्कली से रिएक्ट कर जाते हैं और एग्रीगेट के साथ होने वाले हानिकारक रिएक्शन को रोकते हैं। अच्छा, तो PPC इस्तेमाल करना ARS रोकने में मददगार है? हाँ, काफी हद तक। कुछ हद तक एयर एंट्रेनिंग एजेंट भी मदद करते हैं। वो कंक्रीट में छोटे हवा के बुलबुले बनाकर फैलने वाले जेल के लिए जगह बना देते हैं। समझ गया। ये एयर वाकई ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए अब एग्रीगेट से जुड़ी कुछ और आम बातों पर आते हैं। जैसे RCC, मतलब जिसमें सरिया पड़ता है, उसमें आमतौर पर गिट्टी का साइज कितना होता है? सबसे कॉमन साइज जो ज्यादातर RCC कामों में जैसे बीम, स्लैब, कॉलम में यूज होता है वो है 20 mm नॉमिनल साइज। 20 mm। ओके। हाँ, कभी-कभी बड़े स्ट्रक्चर में या जहां सरिया कम हो और दूर-दूर हो वहां 40 mm तक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 20 mm सबसे आम है। और ये जो एग्रीगेट की ग्रेडिंग की बात होती है कि मतलब अलग-अलग साइज के कणों का सही मिक्सचर होना चाहिए, वो क्यों जरूरी है? सही ग्रेडिंग के 2 बड़े फायदे हैं। एक तो कंक्रीट बनाते समय आसानी होती है, मतलब वर्केबिलिटी अच्छी रहती है। और दूसरा, कंक्रीट ज्यादा ठोस, ज्यादा डेंस बनता है। जब हर साइज के कण मौजूद होते हैं तो छोटे कण बड़े कणों के बीच की खाली जगह को भर देते हैं। इससे कम सीमेंट पेस्ट में भी अच्छी बॉन्डिंग और मजबूती मिलती है, मतलब सीमेंट की बचत भी होती है। सही बात है। अच्छा, एक शब्द कभी सुनने में आता है, साइक्लोपियन कंक्रीट। ये क्या चीज है? साइक्लोपियन कंक्रीट वो है जिसमें सामान्य कंक्रीट मिक्स के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर भी डाल दिए जाते हैं। कितने बड़े? 75 mm से भी बड़े। इन्हें प्लम कहते हैं। ये ज्यादातर मास कंक्रीटिंग में इस्तेमाल होता है। मास कंक्रीटिंग जैसे बड़े डैम की नींव बनानी हो या कोई बहुत मोटा रिटेनिंग वॉल बनाना हो, जहां बहुत ज्यादा कंक्रीट लगना है, वहां लागत कम करने के लिए ये बड़े पत्थर बीच बीच में डाल देते हैं। अच्छा, तो ये वॉल्यूम भरने के लिए है। ओके। एक और फिनोमेना है बल्किंग, खासकर रेत में सुना है। ये क्या होता है? हाँ, बल्किंग ऑफ सैंड। ये बड़ा दिलचस्प है। बल्किंग का मतलब है आयतन का बढ़ जाना। आयतन बढ़ जाना कैसे? ये होता है फाइन एग्रीगेट यानी रेत में, जब उसमें थोड़ी नमी होती है। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, करीब 4 से 6%। अच्छा, तो नमी से आयतन क्यों बढ़ता है? होता ये है कि पानी की एक पतली फिल्म रेत के हर कण के चारों ओर बन जाती है। इस पानी की फिल्म का जो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव होता है, वो कणों को एक दूसरे से दूर धकेलता है। हाँ, जैसे छोटे छोटे स्प्रिंग लग गए हों कणों के बीच। इससे पूरी रेत का ढेर फूल जाता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। इसी को बल्किंग कहते हैं। अच्छा, तो क्या ज्यादा पानी डालें तो और फूलेगी? नहीं, यहीं पर कैच है। बल्किंग सबसे ज्यादा होती है जब नमी 4 से 6% के आसपास हो। अगर आप और पानी डालेंगे तो कणों के बीच की खाली जगह पानी से भरने लगेगी। तब सरफेस टेंशन का असर खत्म हो जाएगा, पानी लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा और कण पास पास आ जाएंगे, आयतन वापस कम होने लगेगा। तो मतलब बिल्कुल सूखी रेत में बल्किंग नहीं होगी? नहीं, और पूरी तरह पानी में डूबी हुई सैचुरेटेड रेत में भी बल्किंग नहीं होगी। ये सिर्फ थोड़ी नमी में होती है। ये कितना बढ़ सकता है आयतन? ये रेत की बारीकी पर निर्भर करता है। जितनी महीन रेत होगी, बल्किंग उतनी ज्यादा होगी।
महीन रेत में 38-40% तक भी वॉल्यूम बढ़ सकता है, मध्यम रेत में शायद 25-30% और मोटी रेत में 15-20% के आसपास। बाप रे, 40% तक? तो इसका ध्यान रखना तो बहुत जरूरी होगा कंक्रीट बनाते समय। बिल्कुल, अगर आप रेत को आयतन से नाप कर ले रहे हैं जैसे तगारी से, और उसमें नमी है, तो आपको असल में रेत कम मिल रही है क्योंकि उसका आयतन फूला हुआ है। इससे आपके कंक्रीट मिक्स का अनुपात बिगड़ सकता है, पानी सीमेंट रेशो गड़बड़ हो सकता है, इसलिए बल्किंग के लिए करेक्शन करना पड़ता है। समझ गया, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। चलिए, एग्रीगेट पर तो काफी विस्तार से बात हो गई। अब आते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री पर, ईंटों पर, ब्रिक्स। हाँ जी, ईंटें शायद सबसे पुरानी, सबसे जानी पहचानी बिल्डिंग मटेरियल में से एक। बिल्कुल। मिट्टी से बनती हैं, पकने के बाद मजबूत हो जाती हैं, सस्ती हैं, टिकाऊ हैं, आग रोकती हैं, गर्मी सर्दी से बचाती हैं और इनसे चिनाई करना भी आसान है। इनका जो आयताकार आकार है वो कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सुविधाजनक है। इनके साइज की बात करें तो क्या सभी ईंटें एक ही साइज की होती है? नहीं, दो तरह के साइज चलते हैं। एक है मानक या मॉड्यूलर ईंट। इसका एक्चुअल साइज होता है 19 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा। 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। हाँ, लेकिन जब हम दीवार बनाते हैं तो ईंटों के बीच में मसाला मोटा भी तो भरते हैं। हाँ, करीब 1 सेंटीमीटर मोटा। बिल्कुल। तो अगर हम मसाले की मोटाई को भी जोड़ लें तो ईंट का नॉमिनल साइज बन जाता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 20 × 10 × 10। इससे हिसाब लगाना आसान हो जाता होगा। हाँ, दीवार का वॉल्यूम या ईंटों की गिनती करना आसान हो जाता है। लेकिन भारत में अभी भी पारंपरिक या नॉन मॉड्यूलर ईंटें भी खूब चलती हैं। उनका साइज थोड़ा अलग होता है। इंच में कहें तो करीब 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, लगभग 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। और एक ईंट का वजन कितना होता होगा? एक सामान्य पकी हुई मिट्टी की ईंट का वजन करीब 3 से 3.5 किलो के आसपास होता है। ठीक है। ईंट के ऊपर एक सतह पर अक्सर एक गड्ढा सा बना होता है, उसे शायद फ्रॉग कहते हैं। हाँ, फ्रॉग। वो क्यों बनाया जाता है? उस फ्रॉग के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि जो ईंट बनाने वाला है वो उस पर अपना ट्रेडमार्क या नाम छाप सकता है। अच्छा, ब्रांडिंग के लिए। हाँ, लेकिन दूसरा उद्देश्य ज्यादा टेक्निकल और जरूरी है। वो फ्रॉग एक शेयर की का काम करता है। शेयर की मतलब जब आप एक ईंट के ऊपर मसाला डालकर दूसरी ईंट रखते हैं तो मसाला उस नीचे वाली ईंट के फ्रॉग में भर जाता है। हाँ। इससे ऊपर और नीचे की ईंटों के बीच एक इंटरलॉकिंग, एक मजबूत पकड़ बन जाती है। ये दीवार को साइड से लगने वाले फोर्स, लैटरल लोड के खिलाफ ज्यादा मजबूती देता है। अच्छा, तो ये सिर्फ निशान नहीं है, ये मजबूती के लिए भी है। बिल्कुल। इसका स्टैंडर्ड साइज भी होता है करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा। पर यह ध्यान रखना होता है कि जो ईंटें पतली होती हैं, मतलब 4 सेंटीमीटर या उससे कम ऊंची, उनमें फ्रॉग नहीं दिया जाता। ओके। अब ईंटों को क्वालिटी के हिसाब से कैसे बांटते हैं? फील्ड में, मतलब साइट पर या बाजार में, क्या नाम चलते हैं? हाँ, फील्ड में कारीगर और इंजीनियर लोग ईंटों को मोटे तौर पर 4 क्लास में बांटते हैं। फर्स्ट क्लास अव्वल ईंट, सेकंड क्लास दोयम ईंट, थर्ड क्लास सोयम ईंट और फोर्थ क्लास या झामा ईंट। फर्स्ट क्लास, इसकी क्या पहचान है? ये सबसे अच्छी होती होगी? हाँ, ये बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है। ये अच्छी तरह पकी हुई होती हैं, इनका रंग गहरा लाल या कॉपर जैसा होता है, सतह चिकनी और बराबर होती है, किनारे एकदम सीधे और तेज होते, कोने सही 90 डिग्री पर होते हैं। इनमें कोई दरार या पत्थर वगैरह नहीं दिखते, और अगर दो ईंटों को आपस में टकराएं तो एक मेटालिक घंटी जैसी आवाज आती है। अच्छा, आवाज से भी पहचान होती है। हाँ, और सबसे जरूरी टेस्ट है पानी सोखने का और मजबूती का। फर्स्ट क्लास ईंट 24 घंटे पानी में डुबोने पर अपने सूखे वजन का 15% से 20% से ज्यादा पानी नहीं सोखनी चाहिए। इस रेंज पर हम अभी थोड़ी और बात करेंगे। ओके, 15-20% पानी। और मजबूती? इनकी न्यूनतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 mm² न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर होनी चाहिए। इनका इस्तेमाल अच्छी क्वालिटी के कामों जैसे दिखने वाली चिनाई, फेस वर्क, फर्श बनाना, रीइंफोर्स्ड ब्रिकवर्क, पॉइंटिंग वगैरह में होता है। ठीक है। और सेकंड क्लास ईंट? सेकंड क्लास ईंटें भी ठीक ठाक पकी होती हैं, लेकिन उनमें फर्स्ट क्लास वाली परफेक्शन नहीं होती।
सतह थोड़ी खुरदरी हो सकती है, किनारों में हल्की गोलाई आ सकती है या सतह पर मामूली दरारें दिख सकती हैं। पानी सोखना? ये पानी थोड़ा ज़्यादा सोख सकती हैं, 20% तक, और इनकी न्यूनतम मजबूती 7 mm² होती है। तो इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इनका इस्तेमाल ऐसी जगह करते हैं जहां चिनाई बाद में प्लास्टर से छिप जानी है, जैसे अंदर की दीवारें या पार्टीशन वॉल। मतलब जहां दिखावट उतनी ज़रूरी नहीं है पर मजबूती ठीक-ठाक चाहिए। समझ गया। फिर आती हैं थर्ड और फोर्थ क्लास। हाँ, थर्ड क्लास ईंटें अक्सर कम पकी अंडरबर्न्ट होती हैं। ये नरम होती हैं, रंग हल्का पीलापन लिए होता है। टकराने पर एक दबी हुई ठस आवाज आती है। और पानी? ये पानी काफ़ी ज़्यादा सोखती है, लगभग 25% तक। इनकी मजबूती भी कम होती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा लोड वाली या नमी वाली जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते। छोटे मोटे अस्थायी कामों के लिए ठीक है। और फोर्थ क्लास, जैसे झामा कहा। लेकिन भंगुर हो जाती है। इनका रंग गहरा बैंगनी या काला हो सकता है। तो इनका क्या करते हैं? चिनाई में तो लगेंगी नहीं। नहीं, चिनाई के लायक नहीं रहती। इनको तोड़कर गिट्टी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे नींव भरने में या फर्श के नीचे का बेस बनाने में, जैसे सोलिंग कहते हैं, या सड़कों के बेस कोर्स में। अच्छा, तो ये वेस्ट नहीं जाती, इनका भी इस्तेमाल है। ये तो हुआ फील्ड का वर्गीकरण। क्या आईएस कोड के हिसाब से कोई और तरीका इन्हें क्लासिफाई करने का? हाँ, बिल्कुल है। IS 1077 कोड ईंटों को उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर वर्गीकृत करता है। ऐसे? ये ज्यादा वैज्ञानिक और सटीक तरीका है। कैसे? इसमें ईंटों को क्लास डेजिग्नेशन दिया जाता है और क्लास का नंबर ही उसकी न्यूनतम औसत कंप्रेसिव स्ट्रेंथ mm² में बताता है। जैसे क्लास 35 का मतलब है कि उस ईंट की न्यूनतम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm² है। इसी तरह क्लास 30, 25, 20, 17.5, 15, 12.5, 10, 7.5, 5 और 3.5 होती हैं। काफी सारी क्लासेस हैं। हाँ, कोड ये भी कहता है कि किसी भी पकी मिट्टी की ईंट, बर्न्ड क्ले ब्रिक की स्ट्रेंथ कम से कम 3.5 न्यूटन पर mm² तो होनी ही चाहिए। ठीक है। अब वापस उस पानी सूखने वाली बात पर आते हैं। हाँ। आपने कहा था फर्स्ट क्लास के लिए 15 से 20%। हाँ। और सेकंड क्लास के लिए 20%। क्या ये स्ट्रेंथ क्लास से जुड़ा है कि कब 15% और कब 20%? हाँ, ये कंफ्यूजन दूर करना जरूरी है। IS कोड IS 3495 पार्ट 2 जो टेस्ट मेथड बताता है, पानी सोखने की सीमा सीधे स्ट्रेंथ क्लास से जोड़ता है। अच्छा, कैसे? कोड कहता है क्लास 12.5 तक की ईंटों के लिए, यानी जिनकी स्ट्रेंथ 3.5 न्यूटन पर mm² से लेके 12.5 न्यूटन पर mm² तक है, पानी सोखने की सीमा 20% वजन के हिसाब से है। क्लास 12.5 से ऊपर की क्लास वाली ईंटों के लिए, यानी जिनकी स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm² या उससे ज्यादा है, पानी सोखने की सीमा 15% है। अच्छा, तो जब हम फील्ड में फर्स्ट क्लास ईंट कहते हैं जिसकी न्यूनतम स्ट्रेंथ 10 Nm² है, हाँ, तो उसमें क्लास 10 और 12.5 वाली ईंटें भी आ सकती हैं, जिनके लिए लिमिट 20% है, और क्लास 15, 17.5 या उससे ऊपर वाली भी आ सकती हैं, जिनके लिए लिमिट 15% है। समझ गया। इसीलिए वो 15-20% की रेंज बन जाती है। असल लिमिट उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्लास पर निर्भर करती है। और सेकेंड क्लास न्यूनतम 7 Nm², तो पक्का 20% वाली कैटेगरी में आएगी। बिल्कुल सही समझे। ठीक है, ये क्लैरिटी जरूरी थी। मजबूती और पानी सोखने के अलावा क्या ईंटों को और भी किसी आधार पर बांटा जाता है? हाँ, कई और आधार है, संक्षिप्त में बता देती हूँ। उपयोग के आधार पर, जैसे कॉमन ब्रिक आम चिनाई के लिए, फेसिंग ब्रिक जो दिखने में सुंदर हो बाहरी दीवारों के लिए, और इंजीनियरिंग ब्रिक जो बहुत मजबूत हो, कम पानी सोखें, भारी लोड या केमिकल वाले माहौल के लिए। फिनिश के आधार पर, जैसे सैंड फेस्ड, रस्टिक ब्रिक। बनाने की विधि के आधार पर हैंडमेड और मशीन मेड जो ज्यादा यूनिफॉर्म होती हैं। और छिद्रोता के आधार पर यह भी महत्वपूर्ण है। सॉलिड ब्रिक जिनमें छेद या तो बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो, कुल वॉल्यूम के 25% से कम। परफोरेटेड ब्रिक जिनमें कई सारे छोटे छोटे छेदों, हर छेद का एरिया 500 mm² से कम, साइज 20 mm से कम, और कुल छेदों का वॉल्यूम 25% से कम। हॉलो ब्रिक या सेल्यूलर ब्रिक जिनमें बड़े छेद हों, हॉलो में छेद आर पार हो सकते हैं, कुल वॉल्यूम के 25% से ज्यादा। सेल्यूलर में छेद एक सिरे पर बंद होते हैं, कुल वॉल्यूम के 20% से कम। अच्छा, ईंटों में ये छेद या परफोरेशंस क्यों दिए जाते हैं? क्या इनसे ईंट कमजोर नहीं हो जाती? नहीं,
अगर सही तरीके से डिजाइन किए गए हों तो इनके फायदे हैं। पहली बात, छेद होने से ईंट का वजन कम हो जाता है, उठाने रखने में आसानी होती है। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, मिट्टी कम लगती है बनाने में तो थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। और सबसे बड़ा फायदा है इंसुलेशन का। इंसुलेशन। गर्मी और आवाज का। हाँ। छेदों में जो हवा फंसी रहती है वो गर्मी को और आवाज को रोकने का काम करती है। तो परफोरेटेड या हॉलो ईंटों से बनी दीवारें सॉलिड ईंटों की दीवारों के मुकाबले बेहतर थर्मल और साउंड इंसुलेशन देती हैं। अरे वाह, ये तो काफी उपयोगी है। ठीक है, एक और चीज जो ईंट की दीवारों पर दिखती है वो सफेद सफेद पाउडर जैसा जम जाता है। उसे लोना लगना या एफ्लोरेसेंस कहते हैं शायद। हाँ, एफ्लोरेसेंस। ये भी एक जरूरी पैरामीटर है ईंट की क्वालिटी जांचने का। ये होता क्यों है और इसकी क्या सीमा है? ये ईंट के अंदर मौजूद घुलनशील नमक सॉल्युबल सॉल्ट्स के कारण होता है, खासकर सल्फेट्स। जब ईंट गीली होती है तो ये नमक पानी में घुल जाते हैं। फिर जब ईंट सूखती है तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ये नमक सतह पर सफेद पाउडर की तरह जमा हो जाते हैं। तो क्या ये नुकसानदायक है? अगर बहुत ज्यादा हो तो ये प्लास्टर या पेंट को खराब कर सकता है और दिखने में भी बुरा लगता है। ये इस बात का भी संकेत है कि ईंट में घुलनशील नमक ज्यादा है, जो शायद टिकाऊपन के लिए अच्छा ना हो। तो इसकी भी कोई रेटिंग या लिमिट होती होगी? हाँ, IS 3495 कोड में इसका टेस्ट और रेटिंग का तरीका दिया है। ईंट को डिस्टिल वाटर में आंशिक रूप से डुबोकर रखा जाता है और फिर सूखने पर देखा जाता है कि कितनी सतह पर सफेद जमाव आया। रेटिंग इस तरह होती है: नील कोई जमाव नहीं, स्लाइट 10% से कम एरिया पर हल्का जमाव, मॉडरेट 10% से 50% एरिया पर जमाव लेकिन पाउडर जैसा, हैवी 50% से ज्यादा एरिया पर जमाव पाउडर के साथ पपड़ी भी बन सकती हैं, और सीरियस बहुत ज्यादा जमाव पपड़ियां झड़ रही हों। अच्छा, तो अच्छी ईंट के लिए क्या रेटिंग होनी चाहिए? ये फिर से स्ट्रेंथ क्लास पर निर्भर करता है। क्लास 12.5 तक की ईंटों के लिए एफ्लोरेसेंस की रेटिंग मॉडरेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लास 12.5 से ऊपर की ईंटों के लिए रेटिंग स्लाइट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ज्यादा मजबूत ईंट के लिए एफ्लोरेसेंस भी कम होना चाहिए, स्लाइट तक। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि एग्रीगेट्स और ईंटें जो हमें रोज दिखती हैं और बड़ी सामान्य लगती हैं, उनके पीछे कितना विज्ञान है। उनके गुण जैसे मजबूती, कठोरता, टिकाऊपन, टफनेस, फिर वो AAR वाली बात, बल्किंग और ईंटों के प्रकार, उनका आकार, वो फ्रॉग, अलग-अलग क्लासेस, पानी सोखना, लोना लगना, काफी कुछ है। हाँ, और ये सब जानना जरूरी है, खासकर अगर आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं या अपना घर बनवा रहे हैं, क्योंकि सही मटेरियल चुनना ही अच्छी क्वालिटी की पहली सीढ़ी है। ये जानना कि ACV कितनी होनी चाहिए या फर्स्ट क्लास ईंट का असल मतलब क्या है या एफ्लोरेसेंस क्यों चेक करना है, ये सब बहुत मायने रखता है। सही कहा। तो आज के श्रोताओं के लिए कोई आखिरी विचार छोड़ना चाहेंगे, कुछ सोचने के लिए? सोच सकते हैं कि जैसे आज हम इन पारंपरिक सामग्रियों के फिजिकल और केमिकल गुणों को इतनी बारीकी से माप रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में ऐसी स्मार्ट ईंटें या स्मार्ट एग्रीगेट बन सकते हैं? स्मार्ट मतलब ऐसी सामग्रियां जिनमें शायद छोटे सेंसर्स लगे हों, जो इस्तेमाल के दौरान खुद ही अपनी स्थिति की निगरानी कर सकें। जैसे वो बता सकें कि अंदर कितना स्ट्रेस आ रहा है, या कहीं नमी ज्यादा तो नहीं हो रही, या कहीं कोई अंदरूनी दरार तो शुरू नहीं हो रही, और ये जानकारी हमें रियल टाइम में मिल सके। अरे वाह, सेल्फ मॉनिटरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, ये तो कमाल का आइडिया है। इससे मेंटेनेंस और सेफ्टी मैनेजमेंट बिल्कुल बदल सकता है। हाँ, एक संभावना है। बहुत दिलचस्प। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।